किसी जंगल में टूनी, निम्मो और रानू नाम के 3 पक्षी रहते थे। टूनी अपने माता पिता के साथ ही मिट्टी के घरों को बनाती थी, मिट्टी के बर्तन बनाती थी और उसे बाजार में बेचकर काफी पैसे कमाते थे। क्योंकि निम्मो के माता पिता शिकारी पक्षी के भेंट चढ़ गए थे, इसलिए निम्मो भी टूनी के साथ ही रहती थी। बड़ी होने पे निम्मो बकरियों को चराने जंगल में जाया करती थी। अंधेरा होने से पहले ही खाना बनाकर रख लेती हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। बचपन से ही टूनी अपने माता पिता को सहयोग करती आई थी मिट्टी के बर्तनों को बनाने में, और इस वजह से उसे बर्तन बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया था। पिताजी देखिए तो जरा, ये सही बना है ना? हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। तुम तो इतनी अच्छी घरों को बनाती हो और तुम्हारे हाथ से बने घरे तो टूटते ही नहीं है। तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। तुम्हारे घरे तो लोहे की तरह शक्त बनते हैं। इतनी भी ऊंचाई से फेंक दो वो टूटते ही नहीं है। ये तो तुझे वरदान है। हाँ, वरदान। टूनी के हाथ में ऐसा क्या जादू था ये तो वो भी नहीं जानती थी, पर इसकी वजह से उसका अच्छा खासा व्यापार चल जाता था। अरे टूनी, कल तो मेरे बेटे ने मटके को जमीन पे दे मारा। मुझे तो लगा मटका टूट जाएगा, परंतु मटके को देखो, उसको तो खरोच भी नहीं आया। अरे भाई, ऐसा क्या करते हो? हाँ, और फिर मुझे याद भी आया कि ये मटकी तो तूने बनाई है, तो फिर ये टूटेगा भी कैसे? धन्यवाद दादाजी। वैसे कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। फिर कोई जरूरत होगी तो तुम्हें जरूर बताएंगे। धन्यवाद। गाँव में बेहद शांति रहती थी। निम्मो अपने माता पिता की तरह ही जंगल में बकरियों को चराने जाती थी। चल उधर कहाँ जा रही है? निम्मो शिकारी पक्षी की आवाज को कोसों दूर से पता कर सकती थी। बकरियां चराते वक्त निम्मो को भाग के दौड़ने की बहुत दूरों से आवाज आ जाती थी, या फिर कोई बाज आए तो उसकी परों की आवाज आ जाती थी। अरे ये भागते दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी से हमारी बकरियों को लेकर यहाँ से भागना होगा। तुरंत निम्मो अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आ जाती, और इसी तरह कई बार निम्मो ने अपनी बकरियों को बाघ के हमले या फिर शिकारी पक्षी के हमलों से बचा लिया। रानू गांव के एक जमींदार की बेटी थी, इसलिए उसे गांव में सब कोई पहचानता था। उसके किसी भी शरारत पर उसे माफ कर दिया जाता था। अरे तुम फिर आम तोड़ने चली गई, कोई देख लेगा तो बहुत सुनाएगा। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। अरे मैं 2 मिनट में चढ़ के 2 मिनट में उतर जाऊंगा, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और भाई तुम रुको, अभी थोड़े आम तो तोड़ लूं, फिर आ जाऊंगा नीचे। बचपन से ही रानू की पंखों में कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ थी जिसके वजह से वो कितनी भी ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाती थी। अरे जल्दी नीचे आओ, कोई आ रहा है। रानू फटाक से नीचे उतरती है और फिर चलने लगती है, और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर और जंगली पक्षी आते ही रहते थे, लेकिन काफी हफ्तों से कोई भी शिकारी पक्षी या जंगली जानवर के आने की खबर नहीं आई थी। अरे रे, इन बकरियों को घुमाना पड़ेगा, वरना ये मुझे चैन से बैठने भी नहीं देगी। अरे रे, चुप हो जा, अभी लेके चलता हूँ तुझे। बकरियां चराते हुए निम्मो को एक मरे हुए पक्षी का शव नजर आया, जो कि एक शिकारी पक्षी था, जिस पर काफी बड़े और धारदार पंजे के निशान थे। अरे किसने इस बेरहमी से इस शिकारी पक्षी को मारा है? इसके शरीर पे जैसे निशान है, ऐसा तो नहीं लगता कोई भी जानवर या कोई दूसरा शिकारी पक्षी ने इस पे हमला किया है। ऐसा लगता है जैसे कोई और ही बहुत बड़ा जीव है। रानू ने आवाज सुनने की कोशिश की, फिर उसे दूर पहाड़ों से कुछ रहस्यमयी आवाजों का एहसास हुआ। रानू को होने वाली किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। वो दौड़ के अपने जंगल की तरफ आती है और सीधा टूनी के पास आई। टूनी, मैंने गजब की कयामत देखी है। मरे हुए शिकारी पक्षी पे किसी बड़े से पंजे का निशान है, जो कोई और शिकारी पक्षी या फिर किसी जानवर का भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उस पक्षी को बहुत बुरी तरीके से मारा है। क्या तुम्हें कैसे पता कि वो निशान कोई जंगली जानवर के नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा जीव का है? अरे उसे मैंने अपने कानों से सुनकर उसे महसूस किया है। टूनी जानती थी कि रानू के पास रहस्यमय शक्तियाँ हैं, जिससे वो बहुत धीमी आवाज को भी सुन सकती थी। अच्छा चलो चलकर देखते हैं। इस वक्त ही थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा, बाद में चलेंगे। अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो चल के देखते हैं, फिर तुरंत ही आ जाएंगे। जंगल घना था, इस वजह से दूर तक देख पाना संभव नहीं था, पर वहीं पे एक बहुत बड़ा सा शीशम का पेड़ था, जो कि पहाड़ की चोटी से लगा हुआ था, और वो बहुत ऊंचाई पे था, जिसके वजह से दूर तक देखा जा सकता था, और जिसकी ठीक दूसरी तरफ से वो रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। अरे इस पे चढ़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरी तरफ पहाड़ी पर से जो आवाज आ रही है वो रहस्यमयी आवाजें कैसी हैं। तो फिर तुम ही जाओ।
मुझे पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता है और फिर मैंने कभी पेड़ पर चढ़ के आम भी नहीं तोड़े, इसलिए तुम ही जाओ। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। टूनी तुरंत ही पूरी फुर्ती से ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ते ही टूनी की आंखें खुलकर बहुत चक्की रह गई। नानू, सच में कयामत आने वाली है। अरे टूनी, तूने ऐसा क्या देख लिया? अरे एक पहाड़ जैसा शिकारी पक्षी अजगर को नोच के खा रहा है। मैंने पहले ही बोला था उस आवाज के बारे में। अब वापस चलो, जल्दी से गाँव वाले को बताते हैं। जंगल से गांव तक जाने के रास्ते में पूरा अंधेरा हो चुका था और गांव तक जाने वाली पगडंडी मिल ही नहीं रही। अचानक ही टूनी और रानू रास्ता भटक गए। टूनी, अंधेरा हो गया है और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ रानू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम रास्ता भटक गए हैं। दोनों अपनी जगह पे रुककर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक उन्हें रोशनी दिखाई पड़ी। टूनी, उस तरफ देखो, उधर रोशनी दिखाई दे रही है। चलो, लग रहा है वहाँ कोई है, उससे मदद मांगते हैं। हाँ, चलो चलो उस तरफ चलो। रोशनी दोनों को एक झोपड़ी तक ले गई जहाँ पे एक वृद्ध पक्षी था। आओ बच्चों, मैंने तुम्हारा रास्ता बदला है यहाँ तक लाने के लिए। टूनी और रानू उस बूढ़े पक्षी को देखकर हैरान रह गए। घबराओ मत बच्चों, सब नियति का लिखा हुआ है। मेरा यहाँ आना और तुम लोगों को यहाँ बुलाना। मुझे इतना बताओ कि तुमने पहाड़ी को क्या देखा। टूनी और रानू समझ चुके थे कि इस वृद्ध बाबा का जरूर उस पक्षी से कोई लेना देना है। टूनी और रानू ने पूरी कहानी उस वृद्ध पक्षी को बताई। मुझे मालूम है वो मेरी शक्तियों से बनाया हुआ मेरा ही बच्चा है। अगर उसे जल्दी ही खत्म किया गया तो इस जंगल के साथ साथ पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता है। तो फिर आपने बाबा इसमें हमें क्यों बुलाया है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बाबा? तुम दोनों नहीं, तुम तीनों। हम तीनों? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। ये तीसरा कौन है बाबा? तीसरा तुम्हारे जंगल में मिल जाएगा। चाकू खोज करो उसकी। उस वन राक्षस को मारने का उपाय क्या है? बाबा ने पोटली में मिट्टी उन्हें दी। वो किसी भी खंजर या तलवार से नहीं मरने वाला। उस वन राक्षस के माथे पे एक शेर है जिसने इस मिट्टी से बने हुए खंजर को घोंपना हुआ। उस वन राक्षस को मारने का एकमात्र ही उपाय है। बाबा ने रानू और टूनी उसके गांव तक पहुंचने का उसे रास्ता दिखाया। दोनों ये सोचते हुए गांव पहुंच गए कि आखिर वो तीसरा कौन है जो वन राक्षस को मारने में हमारी मदद करेगा। सोचते सोचते दोनों अपने गांव पहुंच गए। मुझे नींद तो नहीं आने वाली आज रात। हाँ टूनी, मुझे भी नींद नहीं आने वाली है। चलो यहीं बैठकर इस मसले का कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। रात काफी हो चुकी थी। तभी उधर से एक राह चलता पक्षी गुजर रहा था और उसने जब नजदीक जाके देखा तो टूनी और रानू उसे बैठे हुए मिले। बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? टूनी और रानू ने उस राहगीर को पहाड़ी से लेकर के उस बाबा तक की सारी बातें बताई और उस मिट्टी के बारे में भी बताया। इस गांव के कुम्हार की बेटी निम्मो वही ये काम कर सकती है। वो बहुत मजबूत बर्तन बनाता है। उसके बनाए हुए बर्तन बहुत ऊंचाई से गिरने के बाद भी नहीं टूटे। भगवान जाने कौन सी शक्ति है उसके हाथों में जो मिट्टी से बनाए बर्तन भी लोहे जैसे हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? जाओ उस कुम्हार की बेटी निम्मो से ये धारदार चाकू बनवा लो जिसकी नोक इतनी तेज हो कि पहली ही बार में वो वन राक्षस अचेत हो जाए। उस तक तो मैं पहाड़ी को चढ़कर पहुंच जाऊंगा। अगर उसने मुझ पे खुद हमला कर दिया तो फिर मैं मारी जाऊंगी। अगर वो शिकारी पक्षी को मारकर खत्म कर रहा है मतलब वो दिन में जागता है। इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो रात में अपनी थकान मिटाने के लिए सोता जरूर होगा। आधी रात में उस वन राक्षस को मारने की कोशिश की जा सकती है। टूनी और रानू को बताए हुए राहगीर की बदौलत अब निम्मो का भी पता चल चुका था, जो कि वही तीसरी थी जिसकी वजह से वो वन राक्षस मारा जाता। दोनों ने रात में ही निम्मो के पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताई और उसे बाबा के दी हुई मिट्टी को दिया और बोला कि इससे खंजर बनाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बना लूंगी हथियार, पर इसे सूखने में कल दोपहर हो जाएगी। अब ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी हम लोग कल रात को जाएंगे। तुम दोनों नहीं, हम तीनों। मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। ये जंगल मेरा भी है। दोनों ने दो से भले मानकर निम्मो को भी अपने साथ ले लिया। अगली रात पहाड़ी के पास पहुंचते ही रानू ने वन राक्षस के सोने की खर्राटों की आवाज सुनाई। 24 घंटे में सूखकर मिट्टी का हथियार भी सूखकर सख्त हो चुका था। टूनी ने हिम्मत कर पैरों पे चढ़ाई कर दी। टूनी, मैं भी चलूंगी साथ में, तुम अकेले मत जाओ। हाँ, मैं भी चलूंगी। अब ठीक है, तुम लोग देख के आ जाओ। मैं आगे आगे रास्ता बताता हूँ, तुम लोग पीछे से आ जाओ और आराम से। तीनों किसी तरह टूनी की मदद से पहाड़ पर चढ़ गए। वन राक्षस सो रहा था पर अचानक उसके खर्राटों का शोर थम गया। तुम लोग सब छुप जाओ, वो जागने वाला है। हाँ, इस पत्थर के पीछे से वो नहीं देख पाएगा। वन राक्षस को पक्षियों के आने की खुशबू आ गई थी। एक उपाय है मेरे पास। मैं वन राक्षस को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा और तुम लोग पीछे से उस पर आक्रमण कर देना। पर खतरा है, उस वन राक्षस से बड़ा और क्या खतरा हो सकता है। जान बचा लिए तो चलो कोशिश करो।
टूनी पहाड़ी पर जाकर उस वन राक्षस के सामने खड़ी हो गई। ओए वन राक्षस, फुर, इधर देख जरा। वन राक्षस गुस्से में तेजी से भागते हुए टूनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वन राक्षस टूनी पे झपका, टूनी अपने पंखों की बदौलत उड़कर नीचे वाले एक पेड़ की टाली पे जाके रुक गई। भारी शरीर के साथ वन राक्षस हवा में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से रानू और नीमू ने उसे धक्का दे दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर इतना जोर से धक्का दिया कि वन राक्षस का अपना कोई बैलेंस नहीं रहा और वो नीचे गिर गया। जिसके बाद टूनी ने उस मिट्टी से बने खंजर को उसके सर में दे मारा। वैसे ही उस वन राक्षस की मृत्यु हो गई और फिर बारिश भी काफी तेज होने लगी थी। वो खंजर वहीं गल गया और राक्षस भी गायब हो गया और इसी प्रकार उस जंगल की रक्षा हुई। तीनों ने अपनी जान पर खेलकर पूरे जंगल की रक्षा की।